हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर और मेरे आंसर चेक करते हैं और साथ ही साथ आपके आंसर करेक्ट होने पे आप खुश हो जाते हैं। तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आज यहाँ अपना नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, वो है वेक्टर एनालिसिस। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये किस चैप्टर का टॉपिक है, समझ रहे हैं। ये अगर कहा जाए तो मोशन इन 1D का कह सकते हैं, मगर मैं इसको अलग ले आया हूँ। अगर आपको मैं वहां समझाता वेक्टर तो आपको कंफ्यूजन हो जाती मोशन पढ़ने में। क्लियर होती बातें। तो ये वेक्टर एनालिसिस कहाँ यूज होगा, पूरी 11th की फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स में आता ही है। सिर्फ कुछ ही ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें आपको वेक्टर्स का यूज नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। मगर ऐसा कोई चैप्टर बहुत ही मुश्किल मिलेगा जिसमें वेक्टर का यूज ही ना हो। जैसे देखिए काइनेमेटिक्स में भर के यूज है, और बताइए एसएचएम में यूज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां भी पोटेंशियल निकालना होगा, इसका खेल आएगा। ये उनकी बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अपने चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, दोनों के एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे वो दो टाइप की हो सकती है, एक तो स्केलर और एक तो वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है स्केलर है, मतलब कोई वैल्यू हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, तो किसको बोलेंगे, वो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में कोई डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो रही बातें। बोलिए, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले। क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्लियर हुआ। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई वैल्यू हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, समझ रहे, जैसे 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन ना बताए वो क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्केलर। आइए वेक्टर पढ़ते हैं। क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमको मैग्नीट्यूड भी बता दे और साथ ही साथ डायरेक्शन बता दे, वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताए, मैग्नीट्यूड वैल्यू 5 मीटर, वो क्या हो जाएगी, जैसे हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं इसके। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि 5 मीटर चल के आए, अब ये तो बोले नहीं कि 5 मीटर कहां से चल के आए, समझ रहे हैं, तो वो होता है डिस्टेंस। अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले एग्जांपल लिखते हैं। डिस्टेंस हो गया, मास हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, और क्या होगा, स्पीड हो जाएगी, और बताइए कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा तो। ठीक है, ये आपके बहुत हो गए, इतने एग्जाम्पल इनफ है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल कितने हो गए, देखिए डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, स्पीड हो गई। क्या स्पीड, आप जैसे 5 किलोमीटर पर सेकंड से आ गए, क्या आप बोलते हैं भैया मैं कितनी स्पीड से आया हूं, 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो क्या कहोगे, जो ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर इसमें मैं डायरेक्शन डाल दूं 5 किलोमीटर पर सेकंड, मैं आया हूं नॉर्थ डायरेक्शन से, तो क्या आ गया, इसके पास कोई डायरेक्शन आ गया, कोई डायरेक्शन आ गया। और जब डायरेक्शन आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया तो उसको बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बताइए, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ। और क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। बोलिए, क्या आपको क्लियर हो गया। और क्या हो जाएगा, बताइए, मास, ये आपके पास वेट हो जाएगा। अब आइए डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ा सा। देखिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस, सॉरी क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ लिखा है डिस्टेंस और यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? जैसे मैंने बोला 5 मीटर, 5 मीटर बोला, तो ये क्या है भैया, सिर्फ वैल्यू तो है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो क्या बोलेंगे उसको, वो क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्टेंस। क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है। बोलिए, ठीक है। अगर इसी में मैं लिख दूं 5 मीटर इन नॉर्थ, मतलब 5 मीटर इन नॉर्थ, मतलब ये जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ आया, और ये क्या आया, मैग्नीट्यूड। ये क्या है भैया, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है, मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ गया कि नहीं समझ गया, बताइए। बोलिए, ये देखिए क्या बता रहा है, सिर्फ वैल्यू बता रहा है भाई 5 मीटर। ये क्या बता रहा है भाई, वैल्यू तो बता ही रहा है, और साथ ही साथ बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है कि कहां से आए। तो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे, नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ? चलिए आइए एक और एग्जाम्पल है। मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये क्या है, स्पीड है। ये क्या है, स्पीड है। क्यों, देखिए इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। भैया कहीं ऐसा तो बता नहीं 5 मीटर कहां से आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये क्या स्पीड है, तो ये क्या स्पीड, ये हो जाएगी स्पीड, जो कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसी स्पीड के मैं आगे लगा दूं ऐसे, इन नॉर्थ डायरेक्शन। बोलिए, नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी स्पीड कहां है, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब साथ ही साथ क्या मिल गया भाई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ये होगी बात, बताइए क्या बन जाएगी, या कि वेलोसिटी बन जाएगी। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी दे रही है, मैग्नीट्यूड भी बोल रही है, दे रही है। इसीलिए मैं इसको क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या दे रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है, तो ये क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। यहां पे देखो डिस्टेंस क्या दे रहा है, सिर्फ कोई वैल्यू दे रहा है 5 मीटर, मैग्नीट्यूड दे रहा है। और ये देखो 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको डायरेक्शन भी दे रहा है, मैग्नीट्यूड भी दे रहा है साथ ही साथ। तो ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। बोलिए क्या क्लियर होगा एग्जांपल? कई बच्चे सोच रहे हैं मास और, हाँ मास और वेट देख लो, मास और, तो बताइए मास क्या होता था, मास होता था अमाउंट ऑफ मैटर स्टोर्ड इन इट। उसमें जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या हुआ, बताओ ये वैल्यू क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर स्टोर्ड इन इट। वेट क्या होता था, जैसे मैंने कहा ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इसका वेट क्या होगा, तो ये क्या बोलते थे आप लोग, वेट क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उस पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेट को क्या बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और मास को स्केलर क्वांटिटी। क्या क्लियर हो गया, बोलिए, समझ गए? एक्सेलरेशन देख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी खुद एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बोलिए, क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 5 मीटर लिखा है, कोई मैग्नीट्यूड लिखा है, सिर्फ वैल्यू लिखी है, डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं, इसलिए डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। ये देखिए 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, कुछ भी लिखा होता, मतलब कोई डायरेक्शन आ गया। समझ रहे हैं? इस केस में क्या हो गया, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बन गया। बताइए, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड तो था ही, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही स्पीड भी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं, तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ये देखिए वेलोसिटी, ये है आपकी वेलोसिटी, क्या देंगे, 5 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन भी आ गया, तो क्या बन गया, वेलोसिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आइए सीखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे मैं कहूं कोई वेक्टर है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, एरो हेड, मतलब उसके पास कोई एरो हेड होगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन है भाई, वेक्टर है तो क्या होगा, डायरेक्शन होगा नहीं होगा, तो ये दिखा रहा है डायरेक्शन, अरे ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा,
जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर मैं एरो लगा दूंगा ऐसे, इसका मतलब ये क्या है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, ए और ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, क्लियर हो रही है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, डॉट, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, भाई मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, और डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, भाई वेक्टर ए के डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप। तो देखिए ये कोई वेक्टर क्वांटिटी थी, इसके पास मैग्नीट्यूड आ गया, क्या ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ये है आपका डायरेक्शन, बोलिए, ये हुआ। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी क्या बता रही है, वेक्टर ए क्या बता रहा है, इसके पास मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन क्या है, ए कैप, मतलब ये आप आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स में, इसका मतलब होता है जिसके ऊपर कैप लगे उसका मतलब क्या होता है, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। 3 टाइप के होते हैं, आई जे के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, बोलिए। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन, एक और समझते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास कोई एरो हेड होगा कि नहीं होगा, बोलिए, और इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, इसको मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन भी दिखा दिए, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, बी, और बी के ऊपर क्या पहनाएंगे, टोपी, जो आप पहनाते आए सारे टीचर को आज तक, क्लियर हुई बात है, जो आप बचपन से पहना रहे हैं ना अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, वही टोपी इसको पहना दो, ठीक है, टोपी ना पूछना, मैं टीचर को सारे लगा, क्या क्या कहते हैं इसको, बी कैप, क्या पढ़ेंगे, बी कैप, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। ये हो गया वेक्टर बी, उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, बोलिए, क्लियर हो गया, बोलिए, मैं रख कर दूं सारे जगह पर। तो मैं रख कर दूं, बोलिए, रख कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। पहला वेक्टर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ वेक्टर्स लिखे हैं 1 से लेके 7 तक। तो चलिए पहला वेक्टर स्टार्ट करते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो हुए जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। अच्छा, जैसा कि ये देखिए, ये 3 कोई वेक्टर है और एक कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी 3 है और डायरेक्शन भी देखिए, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो क्या हुआ, इक्वल वेक्टर हुआ। अच्छा बताइए, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा, नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इनका मैग्नीट्यूड भी 3 है और डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड 3, यहाँ पे 2, तो क्या हुआ, अनइक्वल वेक्टर हो गए, मतलब अलग अलग है ना मैग्नीट्यूड, बोलिए, डायरेक्शन भले सेम है, भाई दोनों चीज सेम होनी चाहिए ना। अच्छा ये देखिए, अब बताइए क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मान लीजिए बात, भाई दोनों के 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, मगर डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, क्लियर हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी इक्वल वेक्टर नहीं है। अब आइए सीखते हैं अनइक्वल वेक्टर क्या होंगे। देखिए अनइक्वल वेक्टर समझ गए ना, जो इक्वल नहीं होंगे वही अनइक्वल होगा। जैसे देखिए, देखिए, ठीक है, कोई 3 वेक्टर जा रहा है ऐसे की तरफ और एक वेक्टर 2 जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, वो नीचे आ रहा है, तो देखिए ये क्या है, अनइक्वल वेक्टर है कि नहीं। अरे देखिए ना ही डायरेक्शन सेम है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, भाई यहाँ पे 3 है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 2 मैग्नीट्यूड है, क्लियर होगी बात, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल वेक्टर, क्लियर होगी बात। अच्छा ये बताइए, बताइए क्या ये अनइक्वल वेक्टर है, हाँ भाई अनइक्वल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखिए डायरेक्शन अलग है, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी अनइक्वल वेक्टर हो गया, क्लियर हो गया एग्जाम्पल। अच्छा अब देखिए पैरेलल वाला, पैरेलल वेक्टर कैसे होंगे भाई, पैरेलल वेक्टर आपने सुने होंगे भाई, पैरेलल क्या होता है, मतलब साथ साथ चले, जैसे देखिए पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल क्या लगा, जैसे कोई एक वेक्टर ये हो गया 3
क्या हो गया, कोई वेक्टर 3 हो गया और इसके साथ ही साथ कोई दूसरा वेक्टर चल रहा है, मान लेते हैं 4। ठीक है, तो बताइए दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये मत कहिएगा दोनों इक्वल होने चाहिए, भाई पैरेलल मतलब बस साथ साथ चले, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो नहीं है। पैरेलल वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन चलनी चाहिए। ये भी देखिए दोनों का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में थीटा कितना है, थीटा मतलब एंगल कितना है 0 डिग्री। भाई दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ये हुआ भी नहीं हुआ, बोलिए समझ गए, बोलिए क्या पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है, क्लियर हो गया। अब चलिए एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा। अच्छा एंटी पैरेलल देखिए, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड 4 है, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया एंटी पैरेलल, भाई उल्टा। एंटी पैरेलल मतलब भाई पैरेलल ऐसे होता था, दोनों साथ साथ चलते थे, अब क्या हुआ एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा भी नहीं होगा। अरे देखिए ये एंगल कितना होगा, ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन सेम हो, ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन सेम हो या जाके एक ही जगह पे मीट करें। देखिए जैसे मैंने कहा ये वेक्टर कोई है, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, देखिए सब कहां से निकल रहे हैं, इसी पॉइंट से निकल रहे हैं। मतलब जिनका ओरिजिन सेम हो, एक ही जगह से सारे वेक्टर निकल रहे हैं, उनको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। क्या ये हो सकता है, तो ये भी क्या है एक कंकरेंट वेक्टर। क्यों भाई, ग्रुप ऑफ वेक्टर एक ही जगह पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। या ये बोल दो ग्रुप ऑफ वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे हैं चारों तरफ, क्लियर हो गया, तो इसको बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। तो दोनों क्या है कंकरेंट वेक्टर के एग्जांपल्स हैं, बोलिए। अच्छा अब आया कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर भाई ऐसे वेक्टर जो प्लेन में हो, जैसे देखिए भाई को मतलब साथ साथ, को मतलब साथ साथ, और प्लेनर मतलब दो वेक्टर साथ साथ क्या हो, एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में। मान लेते हैं अपनी ये एक प्लेन है, प्लेन क्या है, मान लीजिए ये मेरा व्हाइट बोर्ड क्या है, आपकी ये प्लेन है। देखिए ये दो वेक्टर देखिए साथ ही साथ है कि नहीं है, देखिए एक प्लेन में है कि नहीं है कि नहीं, बोलिए। तो ये क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर, बोलिए। अच्छा अब देखिए मैंने कहा चलो ऐसे होंगे, क्या पता ऐसे की जगह ये ऐसे हुए, ऐसे हुए तो आप इसको ऐसे वापस कर लो, देखो प्लेन में आगे भी नहीं आ गए। तो दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर। लिख लो क्या, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। बोलो क्या नहीं क्लियर होगा, बोलिए बोलिए। चलिए एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, मैं ऐसे लगा दूं तो बताइए सेम प्लेन है कि नहीं, दोनों की प्लेन एक है। अगर मैं इन दो वेक्टर को ऐसे कर दूं इस बार, तो देखिए तब भी इनकी प्लेन सेम है आपस में, क्लियर हो रही है। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो तब भी देखिए इनकी प्लेन सेम है, एक ही प्लेन में आ रहे दोनों। अच्छा क्या होगा अगर मेरे पास तीन वेक्टर हो, तो देखिए तीन वेक्टर है, तो देखिए जैसा क्या देखते हैं इस बार प्लेन किसको मान लीजिए, इस व्हाइट बोर्ड को मान लीजिए। तो देखिए इन दो वेक्टर्स की, ये वेक्टर और ये वेक्टर की प्लेन सेम है, मगर जो थर्ड वेक्टर दिख रहा है इसकी प्लेन ही नहीं सेम है, क्लियर होनी बात है। तो क्या तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अच्छा देखिए इसके बताइए दो वेक्टर सेम है, दो वेक्टर सेम प्लेन है, तीसरा वाला नहीं है, तो कोप्लेनर नहीं है तीनों। अच्छा अब मैं ऐसे कर दूं, देखिए तब भी नहीं है, तब भी एक वेक्टर क्या हो रहा है, तब भी एक वेक्टर नहीं हो रहा है कोप्लेनर, क्लियर होनी बात है। अगर मैं ऐसे कर दूं तब भी देखिए दो वेक्टर तो कोप्लेनर हो गए, एक वेक्टर कोप्लेनर नहीं रह रहा है। क्या हमेशा नहीं होंगे, नहीं। एक केस ये वाला देखिए, अब बताइए आप सोच रहे थे कि हमेशा कोप्लेनर नहीं होंगे, नहीं। देखिए इस केस में तीनों के तीनों क्या है, कोप्लेनर है कि नहीं है कि नहीं। अच्छा ये देखिए अब बताइए ये तीन वेक्टर हैं, तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्लियर हो रही है। मैं ऐसे कर दूं अगर, तब भी देखिए तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दो वेक्टर तो हमेशा हमेशा कोप्लेनर होंगे, ऑलवेज लिखा है, ठीक है। और थ्री वेक्टर्स में
और मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। तो बोलिए क्या क्लियर हो गया। अब आते हैं 7th वाले पे। 7th वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो पहले मैं रब कर दे रहा हूं, तब समझाऊंगा आपको 7th वाला। बोलिए क्या क्लियर हो गया। मैं रब कर दूं, मैं रब कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 7th टाइप ऑफ वेक्टर, जो था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या नाम होता है इसका, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। इसको 3 टाइप क्या हो जाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर हुआ। पहली बात जानिए कि ये वेक्टर 3 टाइप के होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके आगे देखिए आई कैप के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 होगा। जे कैप के आगे कुछ लिखा, 1 होगा। और के कैप के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। क्लियर हो गया। रटना है, नहीं रटना है बेटा, बोलो मैग्नीट्यूड कितना होगा इनका, 1 होगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तीनों का काम क्या है, तीनों का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। क्या बताते हैं, टेल्स डायरेक्शन। ठीक है, क्या बताते हैं, टेल्स डायरेक्शन, कि कहां होगा। ठीक है, और तीनों अलग अलग डायरेक्शन बताते हैं। अभी आप समझेंगे। आई कैप क्या डायरेक्शन बताएगा, ये बताएगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। जे कैप क्या बताएगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन। के कैप क्या बताएगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के सब डायरेक्शन बताते हैं। और एक और बात इनके बारे में जानिए, क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है, म्यूचुअली ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब तीनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बोलिए। चलिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि किस डायरेक्शन में कौन क्या बताएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपकी क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस। अब बताइए जेड एक्सिस किधर होगी, जेड एक्सिस तो सोच रहे होंगे ये तो प्लेन से निकलनी चाहिए थी ऐसे। भाई जेड एक्सिस कैसे होगी, ऐसे होती ना जेड एक्सिस, बताइए, ऐसे होनी चाहिए थी। अब भैया व्हाइट बोर्ड में मैं कैसे दिखा दूं, नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं इसको ऐसे बना ले रहा हूं, जेड एक्सिस को ऐसे बना ले रहा हूं। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इतना जानिए, एक्स एक्सिस में कौन डायरेक्शन बताएगा, एक्स एक्सिस में आई कैप बताएगा। रट लो, क्या बता, आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस में कौन बताएगा, जे कैप। क्लियर होगी बात है, सुन लो। एक्स एक्सिस में कौन डायरेक्शन बताएगा, आई कैप। वाई एक्सिस में कौन बताएगा, जे कैप। जेड एक्सिस में कौन डायरेक्शन बताएगा, जेड एक्सिस बेटा ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, मैं तो दिखाने के लिए ऐसे बनाना पड़ा ना व्हाइट बोर्ड पे। तो जेड एक्सिस से ऐसे होगी, तो आप बताइए के कैप किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं समझाने के लिए आपको, समझ रहे हैं। तो के कैप क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन इन द जेड एक्सिस। और आई कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। जे कैप क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन इन द वाई एक्सिस। क्लियर हो रही बातें, बोलिए बोलिए। ये डायग्राम क्लियर हुआ। और देखिए ध्यान से, क्या तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, कैसे हैं, ये देखिए इससे 90 डिग्री हुआ और ये इससे 90 डिग्री हुआ। अब देखिए व्हाइट बोर्ड में तो दिखना मुश्किल है, आप इसको ऐसे देखिए ना, ये देखिए ये 90 डिग्री, ये जे कैप आई कैप क्या है, 90 डिग्री बना रहा है कि बना रहा है। और देखिए ये जे कैप और यहाँ पे के कैप होगा, के कैप क्या बना रहा है, इससे 90 डिग्री बना रहा है। और ये के कैप जे कैप से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये लाइन रटनी पड़ेगी, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलिए, रटना पड़ेगा नहीं, कितना आसान हो गया, बोलिए। अच्छा, मैं कहूं जैसे देखिए ये मैंने कहा मेरे पास कोई वेक्टर है ए कैप। देखिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है, मान लेते इसका कुछ लिखा है 4 आई कैप और लिखा है यहाँ पे +3 जे कैप और
माइनस 2k कैप। बोलिए क्या क्लियर हो गया? अब देखिए ये क्या लिखा है, कोई वेक्टर ए है जिसके पास क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसका मतलब क्या है, इसका फील लेते हैं, मगर इससे पहले थोड़ा टाइम दीजिए, एक चीज समझानी। क्या? जैसे आपने यहाँ पढ़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या थी, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस थी, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस थी, वाई से बाहर निकल रही थी। क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? एक्स एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकती, वाई एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकती, जेड एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकती? हो सकती है। इस हिसाब से जो माइनस आई कैप होगा इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस जे कैप क्या बताएगा आपको, माइनस जे कैप बताएगा आपको नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? और के कैप क्या बताएगा, नेगेटिव माइनस के कैप क्या बताएगा आपको, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर हो रहा है? अरे बोलो भैया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्लियर हुआ? तो चलो आओ यहां देखो, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है, 4i कैप मतलब 4 का मैग्नीट्यूड इन द एक्स एक्सिस, 3j कैप 3 का मैग्नीट्यूड इन द वाई एक्स एक्सिस, माइनस 2k कैप। ये इसका मतलब क्या है? अच्छा थोड़ा हम जरा इसको सही करते हैं। क्या हम इसकी जगह यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस के कैप? अरे भैया मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ये माइनस मैंने अंदर भेज दिया के पास, के कैप। बोलिए ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव जेड एक्सिस। नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। अरे भैया यहाँ माइनस लिखा था, मैं प्लस लिख दिया, माइनस को अंदर भेज दिया के पास। कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या दिक्कत इसमें? बोलो। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको या इसको मैं क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा बताओ? 2 का मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव जेड एक्सिस। भैया ये क्या क्या रहेगा, जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड, 2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। क्लियर हो गया? इतना ही था टाइप ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऑर्थोगोनल, यूनिट वेक्टर, सब चीज में काम आएगा, सारे वेक्टर्स में जरूरत होगी। तो चलिए अब सीखते हैं कि क्या कैसे निकालेंगे किसी भी दो वेक्टर का बीच का एंगल। ठीक है, मेरा कर दूं बुराई साइड जाकर। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। मेथड होता है टेक एंगल बिटवीन हेड और टेल। इसका मतलब क्या है, बोलिए इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे कोई वेक्टर है, मैं मान लेता हूं, उसको एरो हेड से दिखाते हैं। आप कैसे दिखाते हैं? एरो हेड से। देख रहे हैं जैसे दिखा रहे वेक्टर, ये वेक्टर एरो हेड से दिखाते हैं। तो ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, बोलिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आपको एंगल निकालना है तो कोई भी एंगल नहीं रख देना है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे ये 150 दिया है तो 150 होगा, जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, या तो एंगल बिटवीन हेड या तो एंगल बिटवीन टेल। पकड़ लो ये कॉन्सेप्ट। चलो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताइए। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिखा रहा है? 150। क्या यही एंगल है? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, एंगल वही होगा या तो हेड जुड़ा हो या तो टेल जुड़ा हो। देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है। अगर हेड टेल जुड़ रहा है तो वो एंगल नहीं होगा। तो एंगल होगा क्या? तो एंगल होगा क्या? देखिए अगर मैं इस वेक्टर ए को मैं आगे बढ़ा लूं ऐसे, कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई अनर्थ हो जाएगा? नहीं। हम किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बस कंडीशन एक है कि सेम डायरेक्शन में हो, शिफ्टिंग सेम डायरेक्शन में हो, या उसका प्लेन ना बदले। देखिए हम उसी के प्लेन में कर रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, उसका प्लेन ना बदले और उसका डायरेक्शन ना बदले। भाई इसी डायरेक्शन में था, मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, क्या दिक्कत है? इसमें कोई अंतर हो गया? नहीं। तो ये वेक्टर ए हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। ये भी वेक्टर ए होगा। अच्छा अब बताइए, मैंने क्या कहा, एंगल बिटवीन हेड या टेल। चलो टेल देख लेते हैं। देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इसकी टेल ये, इसकी टेल ये। तो मैंने क्या कहा, एंगल वही होगा टेल वाला। तो एंगल बी की टेल और एंगल ए की टेल, तो इनके बीच का एंगल देखो, ये होगा वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर हो रही है बात? तो बताइए
ये पूरा कितना होता है 180, 180 में से 150 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा? तो थीटा क्या है आपका? थीटा है आपका 30 डिग्री। बोलिए कितना है थीटा? 30 डिग्री है। क्लियर हो रहा है? बोलिए तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा वेक्टर का? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अच्छा यहां देखिए, ये वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है। अब क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? एंगल कौन सा लेना है? एंगल क्या एंगल यही होगा 180? चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला या तो टेल टेल जुड़ी हो या तो हेड हेड जुड़ा हो। देखिए यहाँ पे हेड हेड जुड़ रहा है, इसका मतलब हाँ भाई यही सही है। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा हो जाएगा 120 ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि देखो भैया यहाँ पे इसका हेड, ए का हेड किससे जुड़ रहा है? बी के हेड से, तो वही एंगल लेना है मुझे। पहले से दिया है तो कोई बात नहीं, 120 लिखा है, लिखे रहने दो। तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा वेक्टर ए एंड बी? 120 डिग्री। बोलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या होगा? मैंने क्या कहा? एंगल कौन सा लेना है? या तो टेल टेल हो या तो हेड हेड हो। चलिए देखते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब बताइए, देखिए वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो भैया पहले से दिया है तो कितना एंगल होगा? इस केस में भी थीटा कितना रहेगा? 150 ही रहेगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? भैया एंगल किसका रखना है? या तो हेड हेड जुड़ा हो, तो भैया देखो यहाँ हेड हेड नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं, दूसरा रूल क्या कह रहा है? टेल टेल जुड़ा हो, तो टेल और टेल जुड़ा है, उसके बीच वाला एंगल ले लेंगे। देखो टेल टेल जुड़ा है, 150 पहले से दिया तो कोई बात नहीं, थीटा तब भी कितना रहेगा? 150 रहेगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना रहेगा? 150। क्लियर हो गया? अब इधर देखो, मैंने क्या बोला? एंगल कैसे निकालोगे? हेड हेड जुड़ाओ या तो टेल टेल जुड़ाओ। हेड और टेल से एंगल नहीं निकल सकता, हेड और टेल से एंगल नहीं निकल सकता, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। अब बताइए बी का हेड, देखिए बी का जो हेड है वो किससे जुड़ रहा है? ए के टेल से। ये गलत है। आप इसको क्या करो? इसको एंगल निकालने के लिए आप क्या करो? मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट कर लूंगा आगे। ठीक है, इस बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर लिया आगे की तरफ। कर लिया कि नहीं कर लिया? अब देखो बी का टेल, देखो ये जो नया बी बना, बी का टेल देखो किससे जुड़ रहा है? ए के टेल से। तो कौन सा एंगल लोगे? टेल टेल वाला। देखो ये टेल और ये टेल, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताओ? इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बताओ थीटा कितना आएगा? थीटा क्या 110 रहेगा? बताओ थीटा क्या रहेगा? 110 रहेगा? नहीं। अब बताओ कितना होगा? 180 माइनस कर लो, कितना आएगा? 110 आ जाएगा 70 डिग्री। बोलो क्या आपको समझ में आ गया वेक्टर का एंगल निकालना? क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर बता दे रहा हूं, जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हेड और टेल जुड़ रही है, तो ये एंगल नहीं लेना, 150 नहीं होगा। आपको क्या लेना है? टेल और टेल। अगर टेल और टेल दिख रही है तो एंगल, जैसे कि देख लो यहाँ पे देखो टेल और टेल दिख रहा था, तो सीधे आंसर रख दिया कितना? 150। मगर यहाँ पे नहीं दिख रही है टेल और हेड, हेड और टेल दिख रहा है, जुड़ रहा है, तो गलत है। आप क्या करो? इस वेक्टर ए को आगे बढ़ा लो, तो वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी की टेल जुड़ जाएंगी, तो वही एंगल लेना है मुझे। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहां भी था, हेड और टेल जुड़ रहे थे, जो कि गलत है, एंगल नहीं निकाल सकते यहां से। तो आपको क्या करना होगा? इसको शिफ्ट कर लो ताकि आप टेल टेल का एंगल निकाल लो। कितना आसान। बोलिए रब करते हैं, मैं क्या दूं? क्लियर हो गया? तो एंगल निकालना आपने सीख लिया है। ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखिए, बच्चे गलती क्या करते हैं कई बार, जैसे कोई आपको ये वेक्टर दिया है, दो वेक्टर दिए हैं और कह रहा है इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। देख लो टेल टेल से जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? यही एंगल होना चाहिए था 60 डिग्री। ठीक है, और कई ऐसे अनोखे बच्चे होते हैं वो कहेंगे ये भी तो एंगल हो सकता है, बाहर वाला रिफ्लेक्स वाला एंगल। ये एंगल नहीं होगा भैया, याद रखना। तो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? छोटा वाला एंगल। जैसे देखिए ये एंगल कितना होगा? ये आपका होगा 300 डिग्री। ठीक है, तो इसको नहीं रखना है, आपको कौन सा एंगल रखना है? 60 डिग्री वाला। क्लियर हो रही बातें? अंदर वाला, कई बच्चे सोच रहे हैं रिफ्लेक्स वाला, ये नहीं रखना है। तो एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, क्या वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो सकता है? या तो 0 से बड़ा होगा, हाँ भाई हो सकता है 0 से बड़ा। ठीक है, और ये क्या एंगल ऑफ वेक्टर, या तो ये एंगल कितने से छोटा होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा। ये बात रख लीजिए, क्या पता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास ऑप्शन में बन के आ जाए। व्हाट इज द पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है। क्लियर हो रहा है बात? नहीं आया? देखो मैंने कहा ये वेक्टर है कोई, ये वेक्टर है कोई,
देख लो, मान लेते हैं कितना हो जाएगा 170 मान लो डिग्री। तो देखो इसके बीच में तो आ रहा है, 0 से बड़ा भी है और 180 से छोटा भी है। क्या बात क्लियर हुई नहीं होगी? ठीक है। अब पागल ना बन जाना भैया, कह तो ये वाला एंगल लेंगे हम, ये एंगल कितना होगा 360 से माइनस कर लोगे। ठीक है, ये एंगल नहीं लेना आपको, ये रिफ्लेक्स एंगल है और ये बड़ा भी होगा किससे, ये जो एंगल होगा ये बड़ा होगा 170 से। तो आपको बड़ा एंगल नहीं लेना है, हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है। ये थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, बाहर वाले से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये था संपूर्ण समापन ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स। इसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, क्या होता है वेक्टर, एग्जांपल्स क्या है, स्केलर क्या है। ठीक है, और आपको साथ में सिखाया कैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स निकालते हैं। क्लियर होगी बातें? तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।